ये पुनः आप लोगों का स्वागत है आज की शाम की कक्षा में। विषय हमारा मिट्टी है और भारत की मिट्टियों पर हम चर्चा करेंगे आज आप लोगों से। ये मानचित्र जो दिख रहा है आप लोगों को, इस मानचित्र में एक कलर में दिखाया गया है कौन सी मिट्टी कहाँ पे किस तरह की है। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पे है, मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पे, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे है, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, सारी मिट्टियों के बारे में यहाँ पे दिखा गया। कुछ मिट्टियाँ के थोड़ा सा अलग तरीके से नहीं दिखाया गया है, लेकिन नॉर्मली जो है सारी चीजें दिख रही हैं आपको। सबसे बड़ी बात है, कभी कभी ये पूछता है कि मतलब स्थान को लेकर चर्चा करता है, कौन सी मिट्टी कहाँ पे है, मतलब कौन सी मिट्टी जो है किस प्रदेश में है। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पे है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी किस राज्य में मिलती है, लाल मिट्टी कहाँ मिलती है, काली मिट्टी कहाँ मिलती है। कभी कभी प्रश्न इस तरह से करता आपसे है। और तो पहली काम तो हमें जान ले कि मिट्टी जो है किस प्रदेश में है, कहाँ पे है, पहला काम। तो सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है पर हिमालय का क्षेत्र है ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये जो दिख रहा है आपको है यहाँ देखिए, ये आपका सिक्किम है यहाँ पे। और ये वाला प्रदेश जो आपका यहाँ से यहाँ तक है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इस कलम का, अपने थोड़ा सा स्पष्ट रहे, पीला रंग लेता हूँ। तो ये पर्वतीय मिट्टी लाल रंग से जो रंगी हुई है, आपकी लाल रंग से रंगी हुई मिट्टी जो पर्वतीय मिट्टी आपकी, देखो यहाँ पर ये आपका जम्मू, पूरा लद्दाख का क्षेत्र जो है आपका, लद्दाख का क्षेत्र और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आपका कुछ पोर्शन आपका उत्तराखंड का है। ये आपकी पर्वतीय मिट्टी है। इन पर्वतीय मिट्टियों के अलावा देखिए ये जो प्रदेश आपका सिक्किम का है, जहाँ पे कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी जहाँ पे है, ये सिक्किम का क्षेत्र आपका है। ये आपका क्षेत्र है, ये वाला पोर्शन जब आपका है, ये पोर्शन आपके है, ये पोर्शन आपके है अरुणाचल का। तो ये मिट्टियां जो आपकी किस तरह की मिट्टी है, ये मिट्टी आपकी पर्वतीय मिट्टी के अंतर्गत आपके आती है। और कुछ इसी रंग में देखिए लाल मिट्टी भी लिखा हुआ है यहाँ पे, लाल मिट्टी। कुछ रंग लगभग समान है, बहुत अंतर नहीं रंगों में है। लेकिन ये पोर्शन जो आपका है, ये अरुणाचल प्रदेश का, ये सिक्किम का, आपका लद्दाख का क्षेत्र जो आपका, ये लद्दाख का क्षेत्र है, और आपका ये जम्मू कश्मीर का पोर्शन जो आपका ये है, और ये हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, और आपके आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आपका, जो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे। तो इतने छात्र, इतने जो राज्य जो आपके हैं, ये पर्वतीय मिट्टी वाले राज्य आपके हैं। मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को ने? मेरी आवाज तो मिल रही है? आ रही है सर। चलिए, अब देखिए ये पोर्शन जो ब्लैक रंग में दिख रहा है आपको, काले रंग में जो दिख रहा है आपको, ये पूरा पूरा क्षेत्र दिख रहा है, ये जलोढ़ मिट्टी का है। इसके बारे में चर्चा सुबह हमने किया, जलोढ़ मिट्टी किस तरह की होती है। वह मिट्टी जो जल के द्वारा ठोकर पर्वतों से लाई जाती है, उसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये पर्वतीय क्षेत्रों से नदियां निकलती हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से नदियां निकलते हैं। और ये नदियां जो भी मिट्टी के जो पर्वतों के जो कटे पटे भाग जो होते हैं, जहां से बह बहकर मिट्टी नीचे आती है, इन सारी मिट्टियों को, कुछ पर्वतों के अवशेषों को, जीवाश्मों के अवशेषों को ढो ढो करके मिट्टी जो है पर्वतों से लगातार ये इन भागों में पाटती रही है, ये नीचे वाले भाग से पाटती रही है। और इन्हीं नदियों के द्वारा ढोई गई मिट्टी से इनका निर्माण हुआ है, इसलिए इन्हें हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं पर इसकी लंबाई, ऊंचाई जो इसकी, कहीं कहीं पर इसकी गहराई जो है 600 फीट तक है, मतलब। और इसको दो भागों में बांटा गया, खास करके इस मिट्टी को, जो आपकी ये मिट्टी, इसको दो भागों में, खादर और बांगर। किसी को पता है खादर क्या होता है? कोई बताएगा हमको, खादर किसे कहते हैं, बांगर किसे कहते हैं? कोई बता दे, खादर और बांगर क्या चीज है? लोग कहते हैं खदरहा है, कुछ लोग कहते हैं बंगरहा है। तो खादरहा और बंगरहा से मतलब क्या है? बिल्कुल साइलेंट है, बताइए भाई कोई, श्री राम जी, सुनील, जूही। चलिए, बाकी लोग साइलेंट हैं, तो बता दे रहा हूं मैं कैसे क्या चीज है ये। देखिए, खादर नहीं मिट्टी से तात्पर्य है वह मिट्टी, खादर मिट्टी से तात्पर्य है वह मिट्टी, वह स्थल क्षेत्र जो है, जो जो नदियों के द्वारा लाई गई पुरानी मिट्टी से बना हुआ है। मतलब जहाँ पे नदी अब नहीं बहती है, लेकिन उसका निर्माण जो है नदियों के लाए गए निक्षेपों से ही हुआ है, उसको हम खादर कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, उल्टा हो गया, थोड़ा सा उल्टा हो गया क्रम है।
उसको हम बांगर कहते हैं। जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हो लेकिन वर्तमान नदी वहां नहीं बहती हो, उसको हम बांगर कहते हैं। और इसका निर्माण अभी भी जैसे नदी किनारे क्षेत्र को हम बंगरा क्या ना खदरा कहते हैं, खादर मिट्टी कहते हैं। नदी के क्षेत्र का, नदी के अगल बगल जहाँ पानी हर साल पहुंचता है उसको हम खादर कहते हैं। जहां पर पानी अब नहीं जाता है लेकिन इसके पहले उसका निर्माण जो है नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ, उसको हम खादर कहते हैं। नहीं, उसको हम बांगर कहते हैं जिसका निर्माण हो रहा है वर्तमान में, या नदी का पानी हर साल जहां तक पहुंचता है उसको हम खादर कहते हैं। जहां पानी अब नहीं पहुंचता है उसका निर्माण नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है, उसको हम बांगर कहते हैं। ये खदराहा और बंगराहा यही चीज आपका है। खदराहा का मतलब है अब बिल्कुल जो नदी के बहाव क्षेत्र में जो आते हैं, जो जमीन है उसको हम खादर कहते हैं। जो मिट्टी जो जमीन जो है वर्तमान में नदी के बहाव क्षेत्र से अब दूर है, नदी पहले वहां बहती थी अब नहीं बहती, उसका निर्माण नदी की लाई गई मिट्टी से हुआ है, उसमें बांध, ये दो भागों में बांटा गया है जलोढ़ मिट्टी को। और जानिएगा ये भी कि सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, ये जिप्सम जो है भरपूर मात्रा में इस मिट्टी में होता है। और फसल के उत्पादन के लिए सबसे कम खाद की जिसमें आवश्यकता पड़ती है वही आपकी जलोढ़ मिट्टी ही है। सबसे कम खाद की, सबसे कम बिना खाद पानी की जहाँ जो पैदा हो जाए आपकी जलोढ़ मिट्टी है। मतलब सबसे भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। और इस मिट्टी को, ये क्षेत्र जो आपका ये है, जो गंगा यमुना का या नदियों का जो क्षेत्र आपका ये है, इस क्षेत्र को, गंगा यमुना के क्षेत्र को तो भारत का अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहते हैं। अच्छा, मान लीजिए प्रश्न पूछ ही ले आपसे कि भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड क्या है, तो इसका जवाब क्या रहेगा आपका? इसका जवाब रहेगा गंगा जमुना का जो है जो तराई क्षेत्र जो है, मतलब जो जिस समतल जो मैदान जो है उसको हम जो है गंगा जमुना के लाई गई मिट्टी से बना मैदान को हम क्या बोलते हैं? भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहते हैं उसको। तो जलोढ़ मिट्टी के वर्गीकरण जो आपका, और ये भी जानिएगा सबसे अधिक मात्रा में भारत में 34% के अगल बगल जो है इसका मतलब औसत इसका है, इस मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का औसत 34% के अगल बगल है। सबसे अधिक मात्रा में भारत में कोई मिट्टी अगर मिलती है तो उसको हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा नंबर आपका जो यहाँ पे है काली मिट्टी, देखिए आपको यहाँ दिख रही है। देखिए दूसरा स्थान, अगर अनुपात की बात करेंगे सबसे अधिक मात्रा मिट्टी कौन, दूसरा स्थान आपका लाल मिट्टी का आता है। ये यहाँ पे 18% के अगल बगल लाल मिट्टी आपकी है। ये क्षेत्र जो आपका है लाल मिट्टी का है। जो ये नीचे वाला पोर्शन भी लाल मिट्टी वाला, ये भी पोर्शन लाल मिट्टी का है। तो लाल मिट्टी वाला क्षेत्र जो है आपके, इसका परसेंट लगभग 18% के अगल बगल है और ये दूसरे स्थान पर आती है। तो सबसे अधिक आपकी जलोढ़ मिट्टी, दूसरे नंबर पे आपकी लाल मिट्टी है। और तीसरे नंबर की बात करेंगे 5% के अगल बगल आपकी जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी, ये वाली मिट्टी जो काली मिट्टी। बताओ भाई, काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, कोई बता दे? काली मिट्टी किस किस राज्य में मिलती है, कोई बोल दे। काली मिट्टी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। केवल महाराष्ट्र के और कोई राज्य भी है? चलिए सुन लीजिए, ध्यान से देखिए। देखिए महाराष्ट्र तो बिल्कुल, वहां सबसे अधिक काली मिट्टी महाराष्ट्र में ही है। ये पूरा क्षेत्र जो आपका है महाराष्ट्र का ही है, लेकिन ये क्षेत्र जो आपका है एमपी का है। ये क्षेत्र एमपी का है। कुछ प्रदेश, कुछ भाग इसके एमपी का भी इसमें आता है, मध्य प्रदेश का। अधिकतम भाग आपके महाराष्ट्र का है। देखिए ये भी पोर्शन देखिए आपका, ये वाला गुजरात का जो क्षेत्र आपका ये भी काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो गुजरात, महाराष्ट्र और आपका जो है मध्य प्रदेश, 3 प्रदेशों में काली मिट्टी आपकी मिलती है। अब इसकी बात करें, अगर हम लाल मिट्टी की बात करें, देखिए आपका ये छत्तीसगढ़ आपका है, जो एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़। ये आपका उड़ीसा का पोर्शन कुछ आपका है। यहाँ पे आपका जो है आंध्र प्रदेश आपका है। ये पोर्शन आपका कर्नाटक का है और ये पोर्शन आपका जो तमिलनाडु का है। ये इस सारे राज्यों में आपकी लाल मिट्टी मिलती है। मतलब आपका क्या छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, क्या नाम है उसका, इसमें नया तेलंगाना बना हुआ, तेलंगाना। और आपका ये नीचे वाला पोर्शन आपका जो कौन सा पोर्शन, कौन सा राज्य यहाँ पे है, ये तमिलनाडु। इन सारे राज्यों में आपके जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों में कौन सी मिट्टी मिलती है? लाल मिट्टी मिलती है। तो ये भी चीज कंफर्म रखेंगे आप लोग जो है कि लाल मिट्टी कहाँ कहाँ मिलती है। देखिए इसके अलावा देखिए लाल मिट्टी यहाँ पर भी है, ये भी पोर्शन जो है ये लाल मिट्टी का ही पोर्शन है। आप जानते हैं यहाँ पे है कि यहाँ पे असम यहीं पे है, असम है,
नागालैंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये सारे क्षेत्र आपके ही वाले हैं। और लाल मिट्टी और या लेटराइट मिट्टी जो होती है चाय के लिए नंबर 1 होती है। चाय वाली मिट्टी लेटराइट मिट्टी ही चाय मिट्टी कही जाती है। चाय मिट्टी के नंबर 1 मिट्टी लेटराइट मिट्टी होती है। लेकिन लेटराइट मिट्टी के अलावा जो है आपकी असम, जो भारत का जहाँ पर चाय नंबर 1 पैदा होती है आपकी है, तो वहां पे लाल मिट्टी ही है। तो लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी जो चाय के लिए क्या बढ़िया मानी जाती है। और लाल मिट्टी, लाल क्यों हो गया नाम इसका भाई, कलर लाल क्यों हो गया, तो बताएगा इसका कलर इसका लाल क्यों हो गया है लाल मिट्टी का, क्या बात है, कोई बता दे, कोई बोले भाई ये बताओ। जो आपका मंगल ग्रह है, मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को ना? सभी लोग साइलेंट मोड में, क्या बात है, मेरी आवाज तो मिल रही है आप लोगों को? हाँ मिल रहे हैं सर। क्या बताइए, लाल जो मंगल ग्रह का, मंगल ग्रह लाल, मंगल ग्रह का नाम लाल क्यों हो गया है, लाल ग्रह क्यों कहते हैं उसको है? लाल मिट्टी वहाँ बताइए, लाल मिट्टी पाई जाती होगी सर जी। नहीं नहीं, लाल मिट्टी तो वही पूछ रहा हूँ, लाल मिट्टी, इसका नाम लाल मिट्टी क्यों हो गया ये, इसीलिए इसका नाम लाल मिट्टी, वही मैं जानना चाहता हूँ मंगल ग्रह पे क्या मिलता है, कल लाल नाम क्यों पड़ा उसका, वही बता देंगे तो यहाँ भी सही हो जाएगा। बता दीजिए कोई सर। बता दे। लोहे की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें आयरन ऑक्साइड, एक आयरन ऑक्साइड नामक तत्व होता है, लाल जो लोहा होता है, लोहा लोहा क्यों मिलता है? हाँ हाँ वही हो गया भैया। आयरन आयरन ऑक्साइड ऑक्साइड। जो आपका है, आयरन ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। और इस मिट्टी में लोहा खूब होता है, और लोहा के कारण जो है मिट्टी जो है कि पानी मिलता है, मिट्टी बिल्कुल जो गुलगुली हो जाती है, लेकिन पानी जो ही समाप्त उसका होता है, बहुत ठोस हो जाती है मिट्टी। और सड़कों पर खास करके जो ईंट बनता है, ईंट ईंट क्षेत्र में इस मिट्टी का निर्माण खूब, जैसे परीक्षा में पूछ ले आपसे कि ईंट निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होगी, तो जवाब क्या देंगे आप? लाल मिट्टी देंगे। ईंट निर्माण, ईंट उद्योग में के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लाल मिट्टी होती है आपकी। तो लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी चाय उत्पादन के नंबर 1 मानी जाती है। चाय उत्पादन के लिए आपका क्षेत्र केरल का क्षेत्र आपका है, पोर्शन किसका है, ये पोर्शन आपके केरल का है। और यहाँ पर मिट्टी कौन सी मिलती है, ये मिट्टी आपकी मिलती है यहाँ पे मिट्टी मिट्टी मिलती है लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी कहते हैं इसको है। तो अगर परीक्षा में ये पूछ ले भाई लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से भारत में कहाँ मिलती है, जवाब क्या देंगे आप लोग? इसका जवाब आपका अधिकतम रहेगा केरल या ये देखिए। हाँ, दो चीजें और यहीं से याद रखिए, एक दो तट यहाँ पे, मालाबार तट और कोरमंडल तट। कभी कभी परीक्षा में आपको इस तरह ना लेकर इस तरह पूछ रहे आपसे कि किस तट पर लेटराइट मिट्टी किस तट पर मिलती है, क्या जवाब देंगे आप? माइक सही रखिए भाई, माइक मैनेज करिए। तो लेटराइट मिट्टी मान ले परीक्षा में पूछ ले आपसे कि लेटराइट मिट्टी किस तट पर मिलती है, कोरमंडल की मालाबार तट पर, क्या जवाब देंगे आप? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट का नाम भी है कोरमंडल, मालाबार तट, नाम दोनों के नाम बता दीजिए, तो ये जानूंगा मैं आपको कुछ। कौन बताएगा इसका नाम, लेटराइट मिट्टी किस तट पर मिलती है, कोरमंडल पे कि मालाबार पे? किसी को नहीं पता है? ये बताओ पूर्वी घाट को क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट को क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट का क्या नाम है? मालाबार नाम है, कोरमंडल नाम है? भारत के दो तप्त क्षेत्र हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट का नाम किसी का इसमें नाम मालाबार है, किसी का नाम कोरमंडल है। मालाबार। चलिए आप लोग दुविधा में हैं, फिलहाल इसका लेटराइट मिट्टी जो ये तट जो है इसको मालाबार तट के नाम से ही जानते हैं। बिल्कुल जवाब सही आपका। जी सर। लेटराइट मिट्टी का जो क्षेत्र है आपका ये, इसको मालाबार तट के नाम से ही जानते हैं। और परीक्षा में कई बार इसी को पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट भी इसी को कहा जाता है, पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट को नाम से भी इसी को जानते हैं। और ये कोरमंडल तट आपका है, ये तट जो आपका है कोरमंडल तट के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्षेत्र जो आपका है इसको कोरमंडल तट कहते हैं। एक चीज और यहीं से याद कर लीजिए ताकि भूले ना आपको, इसे पूरब है, पूरब से पहले होता है, आपका का पहले आता है वर्णमाला में आपके, पूरब पहले है और का पहले है। और यहाँ पे जो है हो गया सर जी। ये पश्चिम आपका ये है, तो इसको
मालाबार मावाद में आता है, कहाँ पहले आता है। वो थोड़ा सा मतलब दिमाग कहीं भ्रमित कहीं हो, मैं भी कई बार से परेशान होता हूँ, पूरबी कौन है पश्चिमी तट कौन है। तो इसको दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे तो भूलेगा नहीं, कुछ सेट कर लीजिए कोई चीज। मैं भी कई बार इसको भूल जाता हूँ कि पूर्व तट वाला कौन है पश्चिम तट, तब मैं इसको सोचता हूँ पहले कौन आता है, तो तब जाके याद आता कि नहीं ये कोरोमंडल तट है तो इधर पहले होगा, इधर वाला पश्चिम वाला मालाबार तट होगा। तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। लेटराइट मिट्टी जो आपकी मिलती है मालाबार तट के जो तट है, क्षेत्रीय क्षेत्र आपका ये, इसी पर मिलती है लेटराइट मिट्टी मिलती है आपकी। और लाल मिट्टी जाने गया किन किन प्रदेशों में मिलती है आपकी। और मरुस्थली मिट्टी जो आपके यहाँ पे है, जो भारत का मरुस्थल जो आपका है राजस्थान में पड़ता है मुख्य रूप से, तो मरुस्थली मिट्टी आपकी यही मिलती है। मरुस्थली मिट्टी, बताओ मरुस्थल का नाम बताइए भाई, क्या नाम है मरुस्थल का नाम क्या है भारत के? थार का सर, थार का मतलब थार का मरुस्थल बोलते हैं। इसका बताइए जी सर, प्रसिद्ध जी जीव कौन सा है? इसका प्रसिद्ध जीव कौन सा रेगिस्तान का है? भी रही सर। ऊँट तो नहीं क्या सर, हुआ? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ना ऊँट को। ऊँट तो बिल्कुल है। ऊँट जो है प्रसिद्ध पशु इसका ऊँट ही है। और यहाँ पे एक हिरन मिलता है, इसको हम चिंकारा कहते हैं, चिंकारा के नाम से जानते हाँ, हैं। चिंकारा, चिंकारा सही है। ये चिंकारा। और यहाँ के एक प्रसिद्ध पेड़ है जिसको हम जो है कि खेजड़ी कहते हैं, ना, खेजड़ी हाँ, खेजड़ी, खेजड़ी। के नाम से प्रसिद्ध है। और घूमर लोक नृत्य आप जानते हैं, राजस्थान का घूमर लोक नृत्य भारत का सबसे बड़ा घूमर राज्य, नृत्य। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो आपका क्षेत्रफल दृष्टिकोण से राजस्थान ही है। और सबसे गर्म जिला जो यहाँ का है श्रीगंगानगर भारत का है, और राजस्थान में ही पड़ता है, जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है। भारत का सबसे गर्म जिला श्रीगंगानगर राजस्थान में पड़ता है। तो तीन चार चीजें आप राजस्थान से याद रखेंगे। यहाँ से कई आपके अभ्यारण्य यहाँ पे, जैसे सरिस्का है, कुंभल देव है आपका, कुंभलगढ़ है, कुंभल देव है, सरिस्का है आपका, केवला देवी पंछी विहार है, घाना पंछी विहार है। सारी चीजें आपके राजस्थान, बहुत सारी अभ्यारण्य आपके यहाँ पे हैं। तो कुछ चीजें आप याद रखेंगे यहाँ से, जैसे मुख्य रूप से बबूल और नागफनी जो मरुस्थली पौधे आपके यहाँ मुख्य रूप से मिलते हैं। और ये लेटराइट मिट्टी जरूर याद रखिएगा, चाय के लिए बढ़िया, चाय के लिए जो है, चाय के लिए और आपके गर्म मसाले के लिए ये मिट्टी बड़ी उपयोग में आती है, क्योंकि आप जानते हैं केरल में जो गर्म मसाला के लिए प्रसिद्ध केरल आपका है। और लाल मिट्टी का क्षेत्र ये भी आपका है, असम का क्षेत्र जो आपका है, असम में जहाँ चाय बढ़िया पैदावार होती है वहां पर लाल मिट्टी मिलती है, और चाय के लिए नंबर 1 मानी जाती है। चाय के लिए लेटराइट मिट्टी भी चाय के लिए बढ़िया मानी जाती है, दोनों मिट्टी बढ़िया चाय के लिए। तो चाय भारत में नंबर 1 चाय के बारे में जानते हैं, असम की चाय नंबर 1 मानी जाती है। तो इस तरह से और देखिए कुछ चीजें और यहीं पे हैं। इसको मरुस्थल तो हो गया, लेकिन लवड़ी मृदा लिखा हुआ, लवड़ी, लवड़ी मिट्टी जो आपकी है, जहाँ लवड़ जहाँ पे होता है, लवड़ी मिट्टी कौन होती है? जो समुद्र तटीय मिट्टियां जो आपकी होती हैं, जो समुद्र तट पे मिलती हैं, उसको लवड़ी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अब ये चाहे पूर्वी तट पर हो, चाहे पश्चिमी तट पर हो, चाहे पे गुजरात वाले कच्छ के क्षेत्र में हो, ये सारी चीजें आपकी जो है, जो समुद्र तटीय क्षेत्र जो होंगे जहां पर मैग्रोव वन मिलते हैं आपके हैं, उनको हम जो है लवड़ी मृदा या क्षारीय मिट्टियों के नाम से जानते हैं। अच्छा बताओ, मिट्टी का क्षारीय होने का किस पीएच मान मिट्टी क्षारीय हो जाती है? मिट्टी क्षारीय किस पीएच मान पर होती है? किस पीएच मान के बाद मिट्टी क्षारीय होने लगती है? कोई बता दे। क्या बात है, किसी को पता नहीं है? क्या सर कहे मिट्टी हैं? क्षारीय मिट्टी क्षारीय किस पीएच मान पर होती है? जिसका वो 5.5 होता है पीएच मान, और इसका कोई? 5.5 से लेके 7.5 तक शायद होता है, कंफर्म नहीं है। अरे भाई पीएच मान कितना होता है लवड़ी क्षारी का? लवड़ी क्षारी मिट्टी का पीएच क्षारी मान कितना होता है? कोई भी विज्ञान वाला कोई नहीं यहाँ पे क्या? सर 7.4 होता है सर, 7.4 होता है सर। देखिए मैंने कहा आपको, जब इसका पीएच मान 7 से आगे बढ़ेगा तो क्षारीय हो जाएगा। 7 से आगे क्षारीय होता है, 7 से आगे बढ़ेगा क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय रहेगा, और 7 पे तो रहेगा तो अम्लीय जो है होगा। उदासीन रहेगा। 6.6 पर अम्लीय है, 7.4 या 5 पर है क्षारीय सर। ऐसे
अरे भाई बतिया सही आपकी, इसे ऊपीएस मान मिट्टी का वो जो जिसमें फसलें जिसमें उगती हैं, ऊपीएस मान है मिट्टी का जो 6.6 से लेकर 7.4 तक जो बनाया गया है, ऊपीएस मान है जिस पर फसलें जिस पर होती हैं नॉर्मली, उससे ज्यादा कम होने पर फसलें पैदा नहीं होती है मिट्टी में। तो लेकिन अम्लीय क्षारीय का जो फंडा है 7 के ऊपर जाएंगे जो ही बढ़ेंगे आप, तो उसका पीएच मान आपका क्षारीय हो जाएगा। 7 के नीचे जो ही आएंगे उसका पीएच मान आपका जो है अम्लीय हो जाता है। अगर उसका मिट्टी का पीएच मान जो है कि 6.4 से लेकर 7.4 तक है तो फसलें उसमें उग जाएंगी। फसलें उसमें उगने के लिए जो आदर्श दशा बनती है, मतलब थोड़ा अम्लीय क्षारीय तभी काम चल जाएगा, ये बात है। चलिए आगे आते हम लोग हैं। तो ये चीज है कि लवड़ी मिट्टी की बात हो गई, लवड़ी और क्षारीय मिट्टी की बात हो गई, तो मतलब समुद्री जो मिट्टी आएगी, जो समुद्र के अगल बगल तटीय क्षेत्र जो रहेंगे उसमें लवड़ी जो लवड़ी वन उगते हैं, जिसको मैग्रोव वन के नाम से जानते हैं। सुंदरबन का डेल्टा भारत में पश्चिम बंगाल में जो है सबसे अधिक उपयुक्त जो क्षेत्र है आपके जो है लवड़ी मृदा के लिए, लवड़ी मिट्टी के लिए या मैग्रोव वन के लिए सबसे अधिक मैग्रोव वन आपके यहीं पर मिलते हैं, आपके पश्चिम बंगाल सुंदरबन डेल्टा मिलते हैं। और दूसरी बात अगर का आप बात करेंगे तो आपका गुजरात आता है, उसमें गुजरात के क्षेत्र अगल बगल के जो क्षेत्र होते हैं उसमें आपके आते हैं। उसके बाद आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र आपके आते हैं। इधर आपका जो है कि ये तटीय क्षेत्र जो आपके हैं, कोरमंडल तट और आपके जो है मलाबार तट, ये भी क्षेत्र आपके लवड़ी मृदा में आते हैं और यहाँ सब में जो आपके मैग्रोव वन यहाँ पे उगते हैं। देखिए अंतिम मिट्टी आपकी दलदल युक्त मिट्टी आपकी है, दलदल युक्त मिट्टी। ये मिट्टी मुख्य रूप से जो गुजरात का क्षेत्र जो आपका है, कच्छ का रण जिसको हम बोलते हैं, इसको हम कहते हैं कच्छ का रण, ये वाला पोर्शन जो आपका है ये यहाँ पर है ये। और इसी मिट्टी में आपके सिंधु नदी आकर गिरती है। सिंधु नदी इधर से आपकी नर्मदा ताप्ती बहती हुई आकर वो भी आकर गिरती है यहीं पे है। नर्मदा ताप्ती तो खंबात खाड़ी में आकर गिरती है, लेकिन कच्छ के रण मुख्य रूप से आपकी सिंधु नदी गिरती है आकर के, और उसी में आकर के गायब हो जाती है, विलुप्त आके हो जाती है, सिंधु नदी होकर हो जाती है। तो कच्छ का रण क्या है, दलदल है और अंतरराष्ट्रीय विवाद का भी कारण है। 22.5 अंश जो देशांतर को लेकर के पाकिस्तान कहता है कि मेरा, और ये कहते हैं भारत कहता है मेरा, भारत कहता सब मेरा है, पाकिस्तान कहता आधा आपका आधा हमारा। लेकिन फिलहाल जो है भारत का ही कच्छ का रण है। सिंधु नदी आके विलुप्त होती है हाँ सर, सिंधु नदी आके इसमें उसमें विलुप्त होती है। हाँ, इसी में आके इसी मिलती, मतलब आगे थोड़ा सा गिरती है सिंधु क्या नाम है, अरब सागर में गिरती आकर नदी है, लेकिन मुख्य रूप से कच्छ के रण में गिरती आकर के हो सिंधु नदी जो है, जो कच्छ के रण में जो लूनी नदी जो थी वो आके इसी में समाप्त हो जाती थी। लूनी नदी राजस्थान में ही गायब हो जाती है, वो यहाँ तक नहीं, यहाँ तक तो आती ही नहीं है। लूनी नदी राजस्थान में निकलती है, राजस्थान के जो थार मरुस्थल में आके गायब आके होती है वो। और सबसे लवड़ी नदी कहते हैं उसको, लवड़ी नदी के नाम से प्रसिद्ध है वो, नमक की नदी। पीएचमान सबसे अधिक भारत की नमकीन नदी कोई है, लूनी नदी आपकी है, लवड़ नदी के नाम से जानते हैं उसको हम। और ये थार के मरुस्थल में गायब होती है आकर के। सिंधु नदी जो देखो, सिंधु नदी आपकी बहती हुई यहाँ से आती है, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर जो आपका बहती हुई आती है, इसी में आकर गिरती, पहले इसी में आकर कचकरे में आकर गिरती है, और यहीं से थोड़ा सा पानी आकर के आपको गिरता वो दिखेगा आपको अरब सागर में, बाकी अधिकतम इसी में आके गायब होती आकर नदी होती है। दलदल है एक तरह से, भारत और पाकिस्तान के बीच का दलदल है ये, और दलदल मिट्टी यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ पे मिलती है। चलिए आगे आ जाइए। ये देखिए मिट्टियों के बारे में बहुत मतलब महत्वपूर्ण चीजें यहाँ दिया हुआ, कौन की मिट्टी क्या करती है, कौन से उसमें तत्व मिलते हैं, कौन सी फसलें पैदा बढ़िया उसमें होती हैं, सारी चीजें यहाँ दिया हुआ है। 60 में देख लीजिए इन चीजों को जो बड़े काम के आपके हैं, और परीक्षा में हो सकता है एक आध नंबर यहाँ से मिल जाए आपको, 2 नंबर 1 नंबर। थोड़ा बड़ा कर दीजिए सर। बड़ा मैंने कर दिया है, दिख नहीं रहा क्या, सही बताइए। दिख रहा है सर, दिख रहा है। चलिए तो देखिए मिट्टी क्या है, पहली बात मिट्टी जीवाणु एवं खनिजों तत्वों से युक्त भूपृष्ठ की ऊपरी परत को मृदा या सॉइल कहते हैं। मिट्टी जो होती है नॉर्मली मिट्टी का वह ऊपरी भाग है जिसमें जीवाणु और खनिज तत्व मौजूद होते हैं, उसी को मिट्टी के नाम से जानते हैं। हम पर्वत को मिट्टी नहीं कहते हैं, पर्वत को मिट्टी नहीं कहेंगे, उसमें मिट्टी कहेंगे जिस मिट्टी में फसलें कुछ पैदा हो सकती हैं या संभावना थोड़ी बहुत रहती है, उसी को मिट्टी कहते हैं। या पत्थरों से टूट कर जो बनती हुई है। अब इसके पहले पढ़े होंगे आप लोगों ने जो सैल बनते हैं, जैसे अवसादी सैल, अग्नेय सैल,
आपके क्या बोलते हैं, रूपांतरित सेल, जो 3 प्रकार के सेल जो आप, उन्हीं सेलों के टूट टूट करके मिट्टी का निर्माण होता है। और धरती का जो ऊपरी पोर्शन आपका है, ऊपरी भाग जो आपका है, जो मिट्टी जहाँ पे मिलती है, इन्हीं सेलों से टूट टूट कर बनी हुई है। मुख्य सेल आपका अग्नेय सेल होता है। तो अग्नेय सेलों के लगातार जो है कि बरसात होने के कारण या आंधी तूफान के कारण जो लगातार टूटते रहते हैं, तो टूट करके इन्हीं से ऊपरी धरती के ऊपरी भाग पर मिट्टी का निर्माण होता है। कहीं कहीं पर इसकी ऊंचाई 600 फीट तक है। जैसे आपकी, मैं आपकी बात करूं, को क्या बोलते हैं, एक मिट्टी आपकी है जिसको हम जो है जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। कहीं कहीं पर इस मिट्टी की गहराई जो 600 फीट तक है, जलोढ़ मिट्टी की। धरती के अंदर से बिल्कुल परत दर परत लगातार जमती हुई चली आई, और 600 फीट तक इसकी ऊंचाई, कहीं तो गहराई कहीं कहीं पर जलोढ़ मिट्टी मिलती है। तो मतलब कहीं पर 10 फीट है, कहीं पर 15 फीट है, कहीं पर 100 फीट है, और कहीं कहीं पर इसकी गहराई ऊंचाई जो है 600 फीट तक भी मिलती है। और मिट्टियों में मुख्य रूप से देखिए मिलता क्या, ह्यूमस मिलता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, 3 तत्व मुख्य रूप से मिट्टियों के अंदर पाए जाते हैं। ह्यूमस का मतलब बताइए क्या होता है भाई? ह्यूमस का मतलब क्या होता है? कोई बता दे, ह्यूमस का मतलब क्या होता है? ह्यूमस, ह्यूमस क्या चीज है? उपजाऊ जमीन, जो ऊपर वाली परत होती है उपजाऊ जमीन, उसी को ह्यूमस कहा जाता है सर। नहीं, ह्यूमस का मतलब तो वह नहीं हुआ। कोई और बताए? जैसे जो खरपतवार सारे गल जाते हैं, हाँ उसी को जी सर। होता है। ह्यूमस का मतलब होता है जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। खरपतवार वाली बात आपकी कुछ सही, कुछ हद तक सही हो गई बात में, लेकिन आपने कहा कि जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसी को हम ह्यूमस कहते हैं। ये बात तो बिल्कुल, ये बात थोड़ा सा अंडर हिडन है, सही पूरी तरह से नहीं है ये। ह्यूमस का मतलब होता है जो कार्बनिक तत्व, कार्बनिक पदार्थ जो मिट्टी के अंदर मिले होते हैं, जीव अंश हो, चाहे वो सड़ी गली पत्तियों के अंश हो, मतलब इस तरह के जो भी अंश, जो कार्बनिक तत्व जो धरती में पदार्थ मिलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम ह्यूमस कहते हैं। 2 तरह के तत्व धरती मिल रहे हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है आपके। एक खनिज तत्व मिलते हैं जो अकार्बनिक होते हैं, एक एक कार्बनिक पदार्थ होता है, इसको हम ह्यूमस कहते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ दिख रहा है आपको। तो खनिज या कार्बनिक एक होता है, एक आपका कार्बनिक तत्व होता है। इसमें अकार्बनिक में देखिए आपका नाइट्रोजन दिया हुआ है, फास्फोरस दिया हुआ है, ये आपके अकार्बनिक है। और कार्बनिक में जो जीव अंश हैं आपके, चाहे पत्तियों के अंश हो, चाहे किसी जीव के मरे हुए अंश हो, ह्यूमस में आपके आते हैं। 5% इनकी मात्रता कहीं आपके, इसे दोमट मिट्टी जो आपकी मिलती है, इसमें 10% तक इनका कहीं कहीं मिलते हैं, कहीं कहीं पे है ह्यूमस मिलता है, और कहीं कहीं पर 5% नॉर्मल मिलता है। इस तरह थोड़ा सा इनका अनुपात बढ़ता घटता रहता है। और जिसमें मिट्टी में जितने अधिक मात्रा में ह्यूमस मिलेगा, उतने अधिक उपजाऊ मिट्टी होगी वो। चलिए, और सबसे अधिक ये तत्व जो आपके मिलते हैं, ये आपके इसमें क्या बोलते हैं, काली मिट्टी जो होती है आपकी, काली मिट्टी। सबसे अधिक काली मिट्टी में आपके कार्बनिक तत्व मिलते हैं आपके। लेकिन जो है जीव अंश जो आपके इस तरह की बात होती है, जो जलोढ़ मिट्टी सब होती है, उसमें बड़ी भरपूर मात्रा में इनका जो है योगदान होता है ह्यूमस का, क्योंकि लगातार बहाई हुई पानी से लाई हुई, उसमें खरपतवार और जीवों के अंश मिलते हैं उसमें। तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, जलोढ़ मिट्टी। और दूसरे नंबर की मिट्टी की बात करेंगे, काली मिट्टी का नंबर उसमें आता है उपजाऊ को लेकर के। और फसल के लिए सबसे नंबर 1 मिट्टी जो होती है आपकी जलोढ़ मिट्टी ही मानी जाती है। चलिए आ जाइए आगे, जरा आ जाइए। तो मिट्टियों में मुख्य रूप से ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ऑक्सीजन भी मिलता है इसमें है, ये भी मिलता है इसमें है। तो 10 लगभग सारी चीजें यहाँ पे हैं। मृदा 4 तत्वों से बनी हुई है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और देख रहा है इसमें एक प्रकार मैंने अभी देखा है आपने, 4 तत्व कौन कौन से? खनिज पदार्थ पहले बात होते हैं, खनिज को अकार्बनिक पदार्थ भी आप कह सकते हैं। जैसे देखिए फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये इनको अकार्बनिक कहते हैं। कार्बनिक पदार्थों में जैसे जीव अंश जो आपके सड़े गले पदार्थों के अंश जो होते हैं, उसको ह्यूमस कहते हैं। हवा और पानी, 25% इनकी उपयोगिता है पानी में, इसमें 25% ये होते हैं, हवा और पानी होते हैं। कार्बनिक पदार्थ कहीं 5%, कहीं 10%। बाकी तत्व जो बचते हैं, खनिज पदार्थ, कार्बनिक तत्व बचते हैं, बाकी जो बचेगा उसमें सारे जोड़ लीजिए आप, 100% आपका बनता है मिला करके। तो 4 तत्वों के निर्मयोग से आपका जो होता है, एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे। और जैसे मान ले पूछे कि भाई हवा में जो मिट्टी में कितने % हवा होती है, कितने % पानी होता है, तो पानी और हवा का जो उसमें अनुपात है 25% का लगभग अनुपात है इसका। और कार्बनिक पदार्थ का जो अनुपात है, ह्यूमस मिट्टी अगर आपकी मिश्रण मिट्टी है तो वहां 10% तक भी मिलता है, कभी कहेंगे 5% मिलता है, कहीं 10% मिलता है।
पर्वतीय मिट्टी में 0 मिलेगा आपको। तो थोड़ा सा इनका बढ़ता घटता क्रम रहता है। आगे आ जाइए, भारत की मिट्टियों के बारे में लिखा हुआ है। इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर सही नहीं है। पहले वर्गीकरण देख लीजिए इसका, मिट्टियों का वर्गीकरण कैसे किसने किया है। प्रथम वर्गीकरण है नीदर और बोलर है, बोइलेकर। प्रथम वर्गीकरण ये है, इन लोगों ने किया था। और चार प्रकार की मिट्टियों के बारे में 4 भागों में बांटे थे भारत की मिट्टी को। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। 4 भागों में बांटने वाला काम किया था इन्होंने। 43% देखिए, जो भी वर्तमान में मैंने बताया आपको, थोड़ा सा मैं गलत हो गया था वहां पे। मैंने बताया था आपको 27% बताया था, जो कि जलोढ़ मिट्टी का अनुपात जो 43% है। 43% जलोढ़ मिट्टी आपकी है, 18% आपकी लाल मिट्टी है, 5% आपकी काली मिट्टी और आपका 3.7% आपकी कौन सी मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी आपकी। तो ये अनुपात है आपके मिट्टियों का जो है भारत में। सबसे अधिक मात्रा में आपकी 43% मिट्टी कौन सी हुई, आपकी जलोढ़ मिट्टी हुई, 18% आपकी लाल मिट्टी हुई, काली मिट्टी का परसेंट आपका 5% है और लेटराइट मिट्टी का परसेंट आपका 3.7 है। और इस तरह से जो है ये आपका 4 भागों में बांटा। किसने बांटा था? ये बांटने वाले लीदर और बेल मेकर थे। एक देखिए दूसरा वर्गीकरण देखिए, यहाँ पे आपका 8 भागों में बांटा इन्होंने है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन, ये भाई सी से क्या बनेगा, इंटरनेशनल कल्चरल। भारतीय इंटरनेशनल कहाँ से आ जाएगा इसमें, भारतीय है ना, इंडियन कल्चरल कहाँ बनेगा, कल्चर इसमें शब्द नहीं, इसमें है कृषि है, एग्रीकल्चर बनेगा। मान लीजिए जैसे अनुसंधान से रिसर्च बन जाएगा, परिषद से काउंसिल बनेगा, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आपके नई दिल्ली, इसका सेंटर कहाँ पे है भी याद रखिएगा इसको। इस तरह मान देता है तो नई दिल्ली में, इसका नई दिल्ली में है ये। इसने 8 भागों में मिट्टी को बांटा है। मिट्टी को इसने भारत मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। कौन कौन मिट्टी बांटा है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीट एवं दलदली और लवड़ी एवं क्षारी। 8 भागों में बांटा इन्होंने है। तो मतलब परीक्षा में दोनों तरह प्रश्न आपके टच कर सकता है। मान लीजिए पूछ ले कि भारतीय कृषि बांट देंगे। और नॉर्मली वर्गीकरण इसका जो है 4 भागों में किया गया है। लीदर और बोल लेकर ने किया है, 4 भागों में बांटा है इसको। अगला देखिए आपका जो प्रश्न यहाँ से है, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे है, इसके बारे में देखिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। इसका विस्तार मुख्य रूप से गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में इसका जो है विस्तार है। ये क्षेत्र जो दिख रहा है आपको, ये जो बिंदी दिख रही है आपको है ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ये आपके जो है जलोढ़ मिट्टी का है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फैली हुई है। तो गंगा तो आपकी यहाँ से निकलती है, यमुना भी आपकी यहीं से निकलती है, ब्रह्मपुत्र आपकी यहाँ से एंट्री ब्रह्मपुत्र मारती है, ऐसे मारते हुए यहाँ आगे गिरती आकर के, ब्रह्मपुत्र यहाँ से मारती है। सतलज आपकी यहाँ से निकलती है, यहाँ पे आकर मिलते हुए यहाँ मिल जाती है आकर के सतलज। ब्रह्मपुत्र मतलब ये नदियों का क्षेत्र जो आपका है ये क्या है। और देखिए यहाँ पे जो वह है नर्मदा और ताप्ती, ये बहती हुई यहाँ से आती हैं। तो इस तरह से ये मैदानी भाग जो आपके हैं, इनको हम जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र आपका है ये। और देखिए विशेष रूप से क्या क्या चीजें मिलता है यहाँ पे है, पोटेशियम, चूना की अधिकता। जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया। देखिए बांगर और खादर दिया यहाँ पे। बांगर माने क्या होता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और खादर माने क्या होता है? नई जलोढ़ मिट्टी। लोग कहते हैं बंगराहा है, ये खदराहा है। हमारे यहाँ जो हमारे नदी किनारे, हमारे यहाँ अम्बेडकर नगर में और आजमगढ़ में जो है, जो नदी किनारे वाले हैं उनको लोग खदरा कहते हैं। और हम लोगों को जो हम लोग थोड़ा दूर बसे, हम लोग कहते हैं बंगराहा है। तो मिट्टी के कारण नाम भी हम लोग बंगराहा और खदरा पड़ गया वहां पे। जो नदी किनारे वाले उनको हम जो है खदराहा बोलते हैं, और नदी से जो दूर है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बंगराहा कहते हैं, बांगर कहते हैं। तो बांगर मतलब क्या हो गया? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जहाँ नदी पहले थी अब नहीं है। और नई मिट्टी जो है जिसको हम खादर माने, जो जहाँ पानी हर साल पहुंचता है उसको हम खादर कहते हैं। अगला देखिए यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी, देखिए यहाँ पे है
ये देखिए पोर्शन जो मैंने दिखाया था आपको, देखिए पेड़ कौन कौन से मिलते हैं। चीड़ देखिए मिलेगा यहाँ पे, चीड़ के पेड़, नीले चीड़, देवदार के पेड़ मिलते हैं मुख्य रूप से यहाँ पे। तो देवदार चीड़ के पेड़ खास करके पर्वतीय मिट्टी पर उगते हैं। और देखिए लाल मिट्टी, देखिए पोर्शन लाल मिट्टी का जो पोर्शन देखिए यहाँ पे, देखिए लाल मिट्टी देखिए यहाँ पे दिख रही है आपको, ये वाला पोर्शन जो है लाल मिट्टी का, ये भी क्षेत्र है, ये भी क्षेत्र लाल मिट्टी का है। देखिए क्या चीजें हैं इसमें, क्या क्या चीजें हैं। देखिए लिखा है लौह ऑक्साइड लिखा हुआ है, इसकी अधिकता कारण मिट्टी लाल दिखती है। आलू, गेहूं, तंबाकू, दलहन और तिलहन और फल ये मुख्य रूप से इसमें उगते हैं। अच्छा बताइए, तंबाकू का नाम यहाँ पे आया है, तो तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पे है? कोई बताए, तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पे है? तो बता दे, तंबाकू शोध संस्थान भारत का कहाँ पे है? अच्छा बताओ, सबसे अधिक तंबाकू भारत में कहाँ पैदा होता है? सबसे तंबाकू पैदा कहाँ पे होता है? नहीं पता? भाई मेरी आवाज मिल रही है? कर्नाटक में सर। नहीं कर्नाटक में नहीं, तमिलनाडु होगा, आंध्र प्रदेश में। आंध्रा का क्षेत्र है ये क्षेत्र आपके आंध्रा का है। और सबसे अधिक तंबाकू में आंध्रा का राजमुंदरी एक जगह है, राजमुंदरी, जहाँ तंबाकू शोध संस्थान जहाँ पे है। और एक विज्ञान से एक बता दीजिए हमारे सर्वप्रथम, भाई कहाँ से आवाज आ रही है? किसी का माइक डिस्टर्ब है क्या? श्री राम जी का माइक है अलग तरह की आवाज करता है। ये बताइए, तंबाकू में एक जो जीवाणु विषाणु की बात आती है, तो एक खोज हुई थी प्रथम बार तंबाकू में, जीवाणु या विषाणु खोज हुई, तो किसकी खोज हुई थी? तंबाकू में हुई थी, नाम बता दीजिए। प्रथम बार तंबाकू में इवानोव्स्की ने किसकी खोज किया था? जीवाणु की, विषाणु की? विषाणु की सर। किसमें खोजा था? तंबाकू में खोजा था। एक तंबाकू रोग लगता है, तंबाकू में एक रोग लगता है टीएमवी, टोबैक मोजेक वायरस, इसको हम क्या बोलते हैं? टोबैको मोजेक वायरस बोलते हैं। टीएमवी प्रथम जो सबसे बड़ा विषाणु है जो तंबाकू में मिलता है, और तंबाकू के पत्ते जो सिकुड़ते हैं उसी में प्रथम बार जो इवानोव्स्की ने जो है ये आपके वायरस की खोज किया था। दांत के खुरचन में आपके बैक्टीरिया खोजा गया था। किसने खोजा था भाई, बताइए किसने खोजा था बैक्टीरिया? चलिए मुझे भी याद नहीं अभी है, अब लोग खोजिएगा उसको। तो मैं अब हम लोग आते हैं, नीचे आ जाते हैं। देखिए काली मिट्टी वाली, थोड़ा सा काली मिट्टी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका विस्तार तो मैं जान ही चुके आप लोग हैं, कहाँ कहाँ पे मैं बताया था पहले आपको। एक चीज नाम थोड़ा देखिए, इसको रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं, इसको रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं, और लावा मिट्टी और रेंगुर मिट्टी। रेंगुर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें रोमा, मतलब पूरी तरह से रोमा मतलब पूरी तरह से बारीक नहीं मिट्टी होती है ये अभी भी। मतलब जो जहाँ काली मिट्टी, जब मुंबई में जाएंगे आप या गुजरात में जाएंगे, तो काली मिट्टी जो होती है मतलब पूरी तरह से, मतलब भुर्रा, वो पूरी तरह से बारीक नहीं बिल्कुल होती है, रोमा मतलब थोड़ा सा रोरार रहती है वो, इसलिए उसको रेंगुर के नाम से भी जानते हैं। और कपास के लिए सबसे उपयुक्त होने के कारण इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। कपास और मक्का खूब बढ़िया पैदा इसमें होता है काली मिट्टी में। तो 3 नाम याद रखिए आप, जो है इसको करेल मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। यूपी में इसका नाम क्या है? यूपी में इसको करेल मिट्टी कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर इसको चार नोजम कहते हैं। 4 नाम यहां से याद रखिए आप, जो 4 नोजम, करेल, कपासी, रेंगुर और लावा मिट्टी, 4 नाम इसके हैं। और इसका निर्माण जो है, देखिए जल धारण की क्षमता जो है सबसे अधिक इसमें होती है। जल धारण, नमी धारण करने की क्षमता इसमें होती बढ़िया होती है। लेकिन सबसे अधिक बात करेंगे तो आपकी जो क्या बोलते हैं वो वाली मिट्टी जो होती है, चिकनी मिट्टी जो होती है। लेकिन जल धारण बढ़िया इसमें भी होता है, जल बहुत देर तक उसमें रुकता है इस मिट्टी में। इसका निर्माण बेसाल चट्टानों से होता है। बेसाल चट्टाने मतलब क्या हो गया, श्री राम जी आपका मारे भाई मोबाइल अपना मोबाइल सही करवाइए।
या हो सकता है कि एक बार चट्टान ले लीजिए। हेलो, अपना माइक से मेरा माइक बंद कर लीजिए भाई। हेलो, हाँ चलिए, बड़ी स्पष्ट आवाज नहीं आ रही थी, कोई माइक किसी का डिस्टर्ब है। तो देखिए, विशाल चट्टानें जो हैं, इनके टूटने से फूटने से इसका निर्माण होता है। और जो जो ज्वालामुखी उद्गार जो होता है, जैसे नहीं, एक पहले सीमा सियाल निफे जो होता है, उसमें सियाल वाला पोर्शन जो होता है, उसी के तट से जो आपका ज्वालामुखी उद्गार आपका सियाल से होता है। और मैग्नीशियम मुख्य तत्व के रूप में आता है, विशाल चट्टानें इसकी बनती हैं, और इन्हीं के कटने से आपका इसका बनता है। कपास मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो इतनी चीजें होगी आपकी, जो काली मिट्टी की बात, इतनी चीजें आपकी होगी। या लेटराइट मिट्टी में जरा आ जाइए। देखिए, लेटराइट मिट्टी में क्या क्या चीजें आपके हैं। तो लाल मिट्टी में लोहे एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है। लेटराइट मिट्टी में भी मुख्य रूप से क्या होता है, लोहा होता है, एल्युमिनियम होता है। और लौह ऑक्साइड के कारण इसका रंग भी लाल होता है। तीन चीजें यहाँ पे, लौह ऑक्साइड यहाँ पे केवल है, यहाँ पे जो है तीन चीज देखिए, लोहा है, एल्युमिनियम की प्रचुरता है, और लौह ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो है लाल दिखता है। भीगने पर ये मुलायम और सूखने पर कठोर हो जाती है। इसे इसी मिट्टी से बनाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी में सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है, अभी मैंने लाल मिट्टी बारे में बताया आपको, मतलब कहने का लाल मिट्टी भी बढ़िया इसके लिए है, लेकिन सबसे उपयुक्त जो है ईंट के लिए, ईंट उद्योग के लिए लेटराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त है आपकी। और चाय की खेती के लिए भी नंबर 1 मिट्टी आपकी मानी जाती है, लेटराइट मिट्टी आपकी जो है। और एक क्रम देख लीजिए, एक सूत्र यहाँ दिया हुआ है, मतलब जो तत्व लौह तत्व मिलते धरती में, उसके बारे में, तत्वों के बारे में सूत्र है ये। आसीय लो मैगी, बड़ा बढ़िया सूत्र बनाया इसने है, आसीय लो मैगी। अब देखिए, आ से ऑक्सीजन आपका यहाँ पे है 46%, सबको पता है। सी से सिलिकॉन है, सिलिका माने होता है बालू, 28%। और ए फॉर एल्युमिनियम है आपका, 8% आपका होता है। लो से लोहा है 6%, और मै से मैग्नीशियम आपका है, मैगी से 4%। तो इस तरह से आसीय लो मैगी, ये क्रम है धरती में तत्वों का। अगर परीक्षा में पूछ ले सबसे तत्व धरती में कौन सा है, तो जवाब क्या देंगे आप? जवाब देंगे आप ऑक्सीजन है। देखो यहाँ लिखा हुआ 33 किलोमीटर तक, धरती कितने अंदर तक जो है, ये तत्व मुख्य रूप से ये मिलते हैं। भूपर्भट्टी जो क्रस्ट धरती के, उसमें मुख्य रूप से सबसे अधिक मात्रा में तत्व की प्रधानता का जो है, तो 46% आपके जो है ऑक्सीजन की है। सिलिकॉन जो आपका, सिलिकॉन माने तत्व नहीं, और बालों में आता है ये, तो मान लीजिए तत्व धातु में नहीं आएगा, लेकिन धातु की बात करेगा अगर जो है, एल्युमिनियम, पहला वाला जो सियाल आपका, सिलिका और एल्युमिनियम, 8% आपका एल्युमिनियम मिलता है इसमें है। और लोहा आपका 6% है, और मैग्नीशियम आपका 4%। मतलब आसीय लो मैगी याद कर लीजिए आप, तो आपको क्रम इसका याद रहेगा। तो इसी बहाने कम से कम आपको परीक्षा में प्रश्न पूछ ही लेता सबसे तत्व कौन सा, भ्रमित नहीं होंगे आप। मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? मेरी आवाज तो मिल रही है ना, जी ऐसा तो नहीं मैं ऐसे बोल रहा हूँ? नहीं, जब आवाज साइलेंट मिल बोल रही रहे है आप सर। लोग, चलिए, तो मिल रही है, ठीक है। हम तो कहीं बिल्कुल आप लोग साइलेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं अकेले बोल रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल मौन धारण किए हुए हैं। चलिए आगे देखिए, इसमें है, चलिए वही मिट्टी के बारे में बताइए मैंने, कौन कौन मिट्टी कहाँ कहाँ पे, तो वही चीज यहाँ दिया हुआ है। यहाँ स्पष्ट रूप से दिखेगा आपको, एक बार पुनः देख लीजिए कि कौन कौन सी मिट्टी किस राज्य में आपके है। एक बार बढ़िया से देख लीजिए इसको, आप नेक्स्ट टाइम देख लीजिए। देखिए, ये जो हरे रंग से दिख रहा है आपके, लाल में आपकी जो है पर्वतीय मिट्टी है आपकी, हरे रंग वाली है ये। पुनः एक बार देख लीजिए, देखिए यहाँ पे लद्दाख क्षेत्र देखिए आपका ये है, ये देखिए जम्मू कश्मीर आपका ये है, ये देखिए आपका हिमाचल प्रदेश आपका ये है, देखिए आपका उत्तराखंड है ये देखिए पोर्शन आपका जो है, ये यूपी का ऊपरी क्षेत्र एकदम है, जबकि यूपी में लगभग कम पर्वतीय क्षेत्र आपके हैं। ये देखिए आपके सिक्किम है, सिक्किम का क्षेत्र देखिए आपका ये क्षेत्र देखिए आपके, ये क्षेत्र आपके अरुणाचल के क्षेत्र आपके, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्र जो आपका अरुणाचल का प्रदेश का क्षेत्र है। इन तरह राज्यों में आपके जो है पर्वतीय मिट्टी मिलती है। ये बैंगनी रंग वाला जो आपका है, ये आपके जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र आपका है। ये देखिए पीली मिट्टी जो आपकी है, ये आपकी मरुस्थलीय मिट्टी है,
और ये रंग की मिट्टी दिख रही है आपकी, कत्थई रंग में जो आपकी है, ये कत्थई नहीं क्या बोलेंगे, कौन सा रंग है भाई इसका, ये कौन सा कलर है ये, कोई बताए कलर कौन सा है? चलिए, जब भी कलर हो, ये मिट्टी जो आपका, ये क्षेत्र जो मिट्टी दिख रही है आपके, देखिए में एमपी है, महाराष्ट्र है, और आपका गुजरात का पोर्शन जो है, ये आपकी काली मिट्टी का क्षेत्र ये है। लाल मिट्टी देखिए आपके, ये वाले क्षेत्र जो लाल मिट्टी का है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, कुछ वेस्ट बंगाल क्षेत्र भी इसमें, देखिए उड़ीसा आपका है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश आपका है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, ये क्षेत्र आपका जो लाल मिट्टी का है। चलिए आ गया जी, नीचे आ जाइए, छोड़िए इसको, कई बार हो चुका है। तो हम सीधे आपको ले चलेंगे प्रश्नोत्तरी में, बता दीजिए भाई जो पढ़ा आपने, जवाब दे दीजिए इन सबको। आया तैयार हैं आप लोग जवाब देने के लिए? जी सर। चलिए, पहला प्रश्न आपका है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बन पदार्थ की अधिकता होती है? पीली मिट्टी, पीट मिट्टी में, काली मिट्टी में, लेटराइट में, लाल मिट्टी में, इसको सही करेंगे आप। काली। चलिए, जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। काली मिट्टी मैंने बताया भी था, काली पदार्थ खूब मिलते हैं। अगला आपका है, रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है, रेगुर लिखा हुआ है यहाँ पे, रेगुर इसे है, रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, क्या? महाराष्ट्र। चलिए, बिल्कुल जवाब सही आपका। महाराष्ट्र सबसे मिट्टी रेगुर माने होता है काली मिट्टी, रेगुर काली माने मिट्टी, काली। लोजम या रेगुर या लावा मिट्टी, ये आपका जो है इसी का नाम है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण से, अचित चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, पंछी संख्या में वृद्धि करने से, क्या सही करेंगे आप? वन रोपण होगा सर। वन रोपण ही सही होगा, क्योंकि उसी से जो है भाई जंगलों की मिट्टी बढ़ने का उसी से रुक ही सकता है, कोई चलो उपाय नहीं है। और धान की खेती के लिए सबसे आदर्श मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, लेटराइट और काली मिट्टी, क्या सही करेंगे? जलोढ़। चलिए, जवाब सही है। इस मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। लाल, जलोढ़, लेटराइट और काली, क्या सही करेंगे? किस मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम की? लाल मिट्टी में। लाल मिट्टी में लोहा नहीं मिलता है। लाल में लोहा, लेटराइट होगा सर, एल्युमिनियम नहीं तो। लेटराइट में एल्युमिनियम भी लिखा है, एल्युमिनियम भी यहाँ पे है, तो लेटराइट होगा ये। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है? कोरोमंडल तट में, बुंदेलखंड में, मालाबार तट में, बघेलखंड में, क्या सही करेंगे? कोरोमंडल। अभी बताया गया, बताइए भाई सही सही है, गलत कर रहे हैं आप? अभी मैंने इसकी व्याख्या किया था। मालाबार तटीय क्षेत्र में से। देखिए, पूरब में और पश्चिम में आपका कोरोमंडल तट किधर है? आपका पूरब में है, और मालाबार तट पश्चिम में है। केरल के तट पर ही आपके खास करके मिट्टी मिलती है, लेटराइट मिट्टी। केरल माने क्या होगा? केरल में मालाबार तट हो गया आपका। यही तो कंफ्यूजन करता है कौन। चलिए, अगला देखिए, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। सही। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी होगा सर। बार बार बता रहा, मैं चित्र दिखा दिखा के बताया मैंने कौन मिट्टी कहाँ पे मिलती है, उसके बाद भी ना है, मामला गड़बड़ है।
प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा में निम्न प्रकारों में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक मिलती है वहां पे? लाल और पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, खारी मिट्टी, वन मृदा। प्रायद्वीपीय में जलोढ़ मिट्टी। वाह भाई, जलोढ़ मिट्टी प्रायद्वीपीय में पढ़ा आपको बार आपने देखा कहीं आपने मानचित्र में? प्रायद्वीपीय मतलब यही जो गंगा का क्षेत्र है सर ना? खारी मतलब मृदा होता सर, है जो तीनों तरफ से खारी जो मृदा। समुद्र से घिरा हुआ हो वह प्रायद्वीप होता है। प्रायद्वीप का मतलब ये होता है जो तीन तरफ समुद्र से घिरा हुआ हो। तो भारत के निचला पोर्शन जो भारत का वही प्रायद्वीपीय क्षेत्र आपका है। अच्छा अच्छा, तो सी वाला सर, और कोई बोले? खारी देखिए, मृदा पहला वाला सर। सही, पहला वाला सही। खारी मिट्टी आपका तटों पर क्यों मिलेगी? तटों पर खारी मृदा या दल जो आपकी जो उस तरह की जो नमकीन मृदा जो आपकी है ये समुद्र के तटों पर केवल है, मतलब बहुत कम मात्रा में है ये। और लाल मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में प्रायद्वीप में लाल मिट्टी सबसे अधिक है। पूरा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आपका जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब में तो आपकी लाल मिट्टी पीली मिट्टी आपकी है। पीली मिट्टी नहीं कहीं देखा आपने, येलो येलो ये भी होती है, लाल मिट्टी से ही पीली मिट्टी का भी निर्माण होता है। तो दोनों मुख्य रूप से आपका पहला वाला ही सही है, लाल मिट्टी पीली मिट्टी सही आपका यहाँ पे। देखिए, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? रेगुर, खादर, बांगर, तराई। क्या सही करेंगे? रेगुर। रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं इसको, है काली मिट्टी को। अगला आपका है, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ तक पाया जाता है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, इनमें सभी में? सभी रहेगा, कुल में रहेगा सर। तीनों राज्यों में मिट्टी काली मिट्टी मिलती है। गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र, तीनों राज्यों में। तो सभी सही होगा इसका। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? सबको पता है, कोई समस्या नहीं है, बताइए फरजाना। काली काली मिट्टी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? काली मिट्टी, लेटराइट, जलोढ़, लाल। काली मिट्टी। नहीं जलोढ़ सर, जलोढ़ रहेगा सर। नदी का पानी जहां तक आता है वहां पे आप उसे सीड दी जाता है, तरबूज सब्जी या जो भी सीड दीजिए, सबसे बढ़िया गेहूं सबसे बढ़िया गेहूं पैदा होता है उस मिट्टी में होता है, जो जलोढ़ मिट्टी जो होती है आपकी। जहां तक पानी एक बार आ गया, एक बार जहां तक नदी का पानी पहुंच गया, एक बार जहां तक, वहां उसकी खाद की उस साल आवश्यकता नहीं पड़ती। वहां तक बिना खाद पानी खेती होती है वहां पे। तो जलोढ़ मिट्टी होगा वो। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग। देखिए आप प्रश्न आएगी आपका ये, बताइए कितना सही करेंगे आप? 100 मीटर, 800 मीटर, 600 मीटर, 600 मीटर। मैंने गलती से फुट बता दिया था यहाँ पे, कि मीटर में है वो। बताइए भाई, कोई बता दे। 600 मीटर। 600 मीटर सही बिल्कुल जवाब। मैंने इसको फुट बताया था, मैंने इसकी जगह 600 फुट बता दिया था आप लोगों को, लेकिन ये 600 मीटर है ये। चलिए, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है? उत्तरी मैदान कैसे मृदा से बना हुआ है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट और शुष्क है। क्या सही करेंगे? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों जलोढ़ मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर, खादर और रेगुड़। चलिए बिल्कुल सही जवाब का बांगर कहेंगे इसको हम, जी। और नई मिट्टी को हम खादर कहते हैं। जमीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नामों से जाना जाता है? खादर। खादर है, बिल्कुल सही है। भारत के में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? सबसे ज्यादा काली मिट्टी। जलोढ़ है, जलोढ़। जलोढ़।
शुरू से जलोढ़। जुड़े क्या सलाम जी? नहीं 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 सर, वो जलोढ़ ही रहेगा। क्या जलोढ़। परसेंट है? क्या परसेंट? 43 दशमलव कुछ है। 43% 43 जलोढ़ मिट्टी है। और काली मिट्टी का काली परसेंट आपका 18% 28। लगभग है। 18 हाँ 18 18 सर। नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया। लाल मिट्टी का परसेंट 18 है, लाल मिट्टी का। काली मिट्टी का 5% केवल है। लाल जी मिट्टी का परसेंट आपके 18 है, काली मिट्टी परसेंट 5% है। लेटराइट मिट्टी का 3.4 है। लेटराइट का 3.4 आपका है। अगला देखिए, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं। नीचे देखिए, नीचे उसका ऑप्शन है। अगला प्रश्न नीचे वाला वही है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल मृदा, काली मृदा, और नीचे ऑप्शन आपका यहाँ पे है जलोढ़ मृदा और चुनेदार मृदा। क्या सही करेंगे? जलोढ़ रहेगा सबसे उपजाऊ। जलोढ़ में था। चलिए सही है, आगे आ जाइए। तटीय मैदानों और उच्च भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। वही आपका जवाब सही है, पहला वाला, ये जलोढ़ मृदा होगी। चलिए प्रश्न, चलिए सारी चीजें वही लौट के आएंगे अब लग रहा है इसको। चलिए पहले तो आपने देखा ही था, इसका भी 600 मीटर था ये, वही जवाब यहाँ भी मिलेगा। बता दीजिए एक बार और इसको। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी, सब कुछ वही है। चलिए हो गया आप लोगों का, ये प्रश्न हो गया। और इसमें घूम घूम कर वही आएंगे, तो मतलब बताने का नहीं है। अरे सर, अब दिमाग में भी पठार आ गया है। बस बस हम बंद कर देते हैं। पठार कर देना लाइए अभी आप। पठार आपको तो आना चाहिए, बाकी लोगों को नहीं आना चाहिए अभी। हाँ, पठार आपको आ जाए ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं आना चाहिए। नहीं सही है सर, हमार किसी का नहीं आना चाहिए सर जी। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, मान लीजिए पठार आपके आ गया, मैं समझ रहा हूँ। बाकी लोग अभी आगे बढ़े, तेजी से बढ़े आगे। जी हाँ, एक बार नौकरी पाने के बाद थोड़ा तो पठार आता है, एक बार है, आराम मिलता है, रिलैक्स मिलता है। और चलिए ठीक है, तो मैं क्लस्टर को वैसे ही समाप्त करता हूँ।